और वो ये भी बोलते हैं कि नीतीश को सरकार में हम ही बनाए हैं, मोदी जी को हम ही बनाए हैं। तो सिर्फ सरकार पर बनवाते थे वो पैसा लेकर के, ये सब राजनीति देते थे कि शिक्षा सही हो, स्वास्थ्य सही हो। चलने की जगह नहीं है। जय भाई जहाँ रहते हैं वो रोडवा हम ही बनवाए हैं इस बार। ठीक है विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने दलाली के माध्यम से केवल काम कराया है और नाला इन्होंने अपने मद से ऐसा बनवाया है हमारे बारुण प्रखंड में कि घर का पानी नाला में नहीं, नाला का पानी घर में जाने का। उनका सवाल था नवीनगर में कैसी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप पटना IGIMS भेज दे रहे हैं मरीज को। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार की सियासत के महाकुंभ की शुरुआत होने में अब महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। इस वक्त देश की राजनीति में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो राज्य बिहार है। ऐसे में बिहार की सियासी नब्ज को टटोलने के लिए प्रभात खबर की टीम बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में मुआयना करने निकली है और इस वक्त हमारा कारवां पहुंच चुका है नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां सज चुका है प्रभात खबर का चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नवीनगर की प्यारी जनता का तालियों बजाकर। हमारे साथ तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और आरजेडी के नेता डब्लू सिंह जी मौजूद है। डब्लू जी आपका स्वागत है। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए संजीव सिंह जी हैं। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जनसुराज का पक्ष रखने के लिए अर्चना चंद्र यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय चौधरी जी जो VIP का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। जगदीश चौधरी जी VIP का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय सिंह जी LJP का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और BJP का पक्ष रखने के लिए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अशोक सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विधायक जी आपके पास हम चलते हैं। नवीनगर की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे, वो 3 कौन से एजेंडे होंगे जिस पर इस बार विधानसभा चुनाव में आप वोट मांगने जाएंगे? मैं सर्वप्रथम प्रभात खबर के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र नवीनगर में आप लोग आए हैं और बारुण में आप लोगों ने इस चौपाल का आयोजन किया है। मैं पूरे प्रभात खबर के टीम को मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। जो अभी आपने प्रश्न पूछा है कि 3 ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसको आप लोग लेकर जाएंगे, मेरा पहला एजेंडा तो मेरे नेता ही हैं तेजस्वी जी। इतना ज़रूर हम लोग जानते हैं कि हमारे नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और क्योंकि हम लोग हरदम देखे हैं कि इलेक्शन के मैनिफेस्टो को लोग रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं। उस इलेक्शन के मैनिफेस्टो को अगर सरजमी पे कोई उतारने का हिम्मत दिखाया तो वो हमारे नेता तेजस्वी जी ने दिखाया है। क्योंकि इसी बारुण के धरती पे जब पिछले चुनाव में हमारे नेता आए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी। और सौभाग्य से 17 महीने हम लोग सरकार में रहे तो करीबन 5 लाख बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। तो ये स्पष्ट तौर से बताता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। दूसरा एजेंडा है, देखिए, क्योंकि हम लोग ऐसे विधानसभा में हैं जहाँ पे हेल्थ का बड़ा अभाव है। हम लोगों ने एक प्रपोज़ल दिया था कि बारुण में ही एकदम जमहोर स्टेशन के बगल में मेडिकल कॉलेज बने और उसका प्रपोज़ल भी गया और न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया। लेकिन किसी कारणवश यहाँ से हटा के उसको पतलगंगा में ज़बरदस्ती
और हमको नहीं लगता है कि उससे सूटेबल कोई जगह मिलेगा पूरे ज़िले के अंदर में, क्योंकि जो स्थान है, जो जगह है, वहाँ से मात्र रेलवे स्टेशन की दूरी 1.5 किलोमीटर है, NH2 की दूरी 5 किलोमीटर है, पटना हाईवे की दूरी 2 किलोमीटर है और 3 विधानसभा को टच करता है, नवीनगर, ओबरा और औरंगाबाद। ये तीनों विधानसभा को टच करने वाला वो इलाका है और 2 लोकसभा, वो काराकाट का भी टच करेगा, औरंगाबाद को भी टच करेगा। तो हमको लगता है कि हम लोग, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय हम लोगों ने प्रपोजल डाला था और वो स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में उसको सरकार जाने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया पतलगंगा की तरफ। तो हम लोगों का इच्छा है कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग उस ज़मीन पे कुछ ना कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट वहाँ पे लाएंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज ही वहाँ बने और पूरे इलाके का विकास। ठीक है संजीव जी, आपके पास चलते हैं। 2020 में कहाँ चूक गए? औरंगाबाद की 6 सीट महागठबंधन के पास चली गई। इस बार कौन सा एजेंडे पे आप लोग वोट मांगने जाएंगे? सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर के तमाम टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब बारोन प्रखंड मुख्यालय में इतना सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया और सभी दलों के लोगों को यहां पर बुलाया। हमारे नवीनगर विधानसभा के महान जनता, युवा साथी भी उपस्थित हैं, सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। महागठबंधन के 6 सीट सब जीत लिया, आपका सवाल था। पिछले बार जो चुनाव हुआ उसमें जो हमारी सरकार थी, सभी सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर हम लोग का उम्मीदवार मगध साहबाद में जीता करते थे। तो लगातार हम लोग सरकार में थे और सिटिंग एमएलए हमारे पार्टी के रहे। उस समय भी पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवार पर विश्वास किया कि जो सिटिंग एमएलए हैं, अपने क्षेत्र में जनता के दुख सुख में अच्छा कार्य कर रहे होंगे, सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है उसका धरातल पर आ रहे होंगे। यहाँ पर काम करने की असीम संभावनाएं, हमारे 2 मेगा पावर परियोजना है नवीनगर में। 40 करोड़ रुपया प्रति वर्ष CSR का राशि विस्थापित प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलता है। RNR पॉलिसी है कि कोई आपदा और विशेष परिस्थिति में ही उसको अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो CSR योजना हमारे नवीनगर क्षेत्र में अगर 40 करोड़ में अगर प्रति वर्ष 20 करोड़, चाहे किसी पार्टी के प्रतिनिधि जब कोई MLA होता है, MP होता है, तो उसका पार्टी नहीं रह जाता है, सभी जनता का वह MLA होता है, चाहे वह जदयू का हो, RJD का हो। तो वह राशि खर्च इस क्षेत्र में न करके उस राशि का बंदरबाट किया गया। उसके लिए कोई सही पहल स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया। अगर पुनः हमारी पार्टी यहाँ पर अगर जीतती है तो निश्चित तौर पर CSR और युवाओं का जो रोजगार है 70-30% निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को हक है। यहाँ के युवाओं के रोजगार के अलावा बाहरी किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, उनको रोजगार अवश्य मिलनी चाहिए। अब विधायक जी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे दुधैला में,
मैं पुरजोर इनका समर्थन करता हूं। बनना चाहिए था यही। इस मांग को मैं सूर्य विहार चैनल पर भी बोला था कि कम्युनिकेशन के हिसाब से सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट जगह दुधैला ही था, चूँकि वहाँ पर पहले से लोगों ने पतलगंगा के लिए बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम उधर के जो स्थानीय नेता हैं कर रहे थे। वह मठ का जमीन था, एनओसी में भी लफड़ा था, हम लोग को नहीं लग रहा था। इतना ज़्यादा सरकारी भूमि एक जगह पर कहीं जिला में नहीं है। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनता तो दोनों लोकसभा क्षेत्र का अवश्य उसमें फायदा होता। और अभी हमको नहीं लगता है कि वह क्लियर हुआ है। अभी भी हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है भैया, यह स्थान परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ठीक, जहां क्लियर जगह है मेडिकल कॉलेज दुधेला ही में ही बनना चाहता है, यह मेरा मांग है। ठीक है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने तमाम एजेंडों को एक एक मिनट में कंप्लीट करेंगे। अर्चना जी आपके पास चलते हैं। जनसुराज एक नए विकल्प के तौर पर बिहार में देखी जा रही है, लेकिन नवीनगर की जनता क्यों विश्वास करे आप पे? नवीनगर की जनता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को जनसुराज आवाज़ दे रही है कि आपने महागठबंधन के भी, जो अभी आपने कहा कि 6 विधानसभा औरंगाबाद जिला में महागठबंधन ने जीता था, तो उस समय इनकी गठबंधन नीतीश कुमार के साथ थी। वो जीत कहीं गई हुई और मुख्यमंत्री फिर बदलकर कहीं और चले गए। तो जनसुराज किसी भी गठबंधन पे विश्वास नहीं करती। जनसुराज विश्वास करती है अपने बिहार की जनता पे। दोनों दल दावा ठोक रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने नौकरी दी, लेकिन जनसुराज का कहना है कि आज भी बिहार विकास के 28वें पायदान पर है। तो जब तक बिहार की जनता, क्योंकि दोनों दलों की सरकार इन लोगों ने देख लिया है, जनसुराज पूरे बिहार के लोगों को आवाज़ दे रही है। अगर विकास के 28वें पायदान पर आज हम हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सारे बिहारियों का भी दोष है, क्योंकि हमने कोई भी जब चुनाव होता है तो हर लोग अपने विकास के लिए ही किसी न किसी दल की सरकार बनाते हैं, लेकिन आज 35 साल में हम बिहार को 28वें पायदान पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से जनसुराज पूरे बिहार को आवाज़ दे रही है। जिस दिन हम लोग अपने अंदर में वो गठबंधन का या जातीय समीकरण के से ऊपर उठ गए, जनसुराज की बातों से अवगत हो गए, तो जनसुराज की सरकार बनी। ठीक है अर्चना जी, अब हम बीजेपी के पास चलते हैं, अशोक जी के पास। अशोक जी, 2020 में 6 सीट आप हार गए और 24 के लोकसभा चुनाव में काराकाट भी सीट आप लूज कर गए। कहाँ चूक जा रहे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं पूरा प्रभात खबर के सभी सदस्यों को। और एक बात कहना भी चाहेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमको नंबर पीछे दे रहे हैं, ये तो बेईमानी हो रहा है। और हमारे मंच पर बैठे हुए सम्मानित राजनीतिक दल के सदस्यगण और हमारे विधायक जी और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे सम्मानित सभी नौजवान साथी अभिभावक, सबका हम अभिनंदन और नमन करते हैं। बंधुओं, पत्रकार महोदय का क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन अभी हमारे संजीव बाबू जदयू के हमारे जो गठबंधन उनसे भी किए हैं। सब कुछ पैमाना विकास से नहीं होता है, कुछ पैमाने चुनाव में बदल जाते हैं, बहुत स्थिति बदल जाती है। तो परिस्थिति ऐसा था, कुछ ऐसा मुद्दा मिला, कुछ ऐसा जगह हुआ कि हार का सामना देखने पड़ा। सभी राजनीतिक व्यक्ति और सभी यहाँ सदस्य भी राजनीति से जुड़े हुए तभी यहाँ आए हैं। अब बताइए, गांव में हम पूरा भारतीय जनता पार्टी समर्थित करता है, लेकिन हमारे ही गांव के संजीव बाबू हैं, अगर एहू डब्लू बाबू के समर्थन करेंगे तो हम कहेंगे इंगरे खाली पूछता तो हम हो जाएंगे दूसरा दल में। एहू एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हर गांव में 2 पार्टीशन में 2 पार्ट में लोगों को बढ़ जाना। 2024 का चुनाव में हम देखें और नज़दीकी से देखें कि लोग का हार का कारण हुआ क्या हुआ। और ऐसे तो हम पेपर समाचार पत्रों पढ़ रहे थे कि गांव है वहाँ 542 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से बना, अब एक भी वोट नहीं मिला।
अब क्या करिएगा? अब बोले ना कि बहुत कुछ निर्भर दूसरे बिंदु पर करता है। और ऐसे तो हम बता रहे हैं आपसे कि जो विकास हुआ है उसमें तो कोई तुलना नहीं है। आप ही के नेता ने रूस गए थे, मना लेते उनको। आप ही के नेताजी रूस गए थे ना, चुनाव लड़ने आ गए थे काराकाट, पवन सिंह। टकरा रहा है, आ नहीं रहा सही। मेरा कहना है कि आप ही के पार्टी के नेता थे पवन सिंह, जो रूस कर यहाँ से चुनाव लड़ने आ गए थे। आप लोग मना नहीं पाए उनको, नाराज हो गए थे। वो विशेष परिस्थिति है। निर्दलीय चुनाव निकालना, हमारे ही दल के ओम प्रकाश यादव सिवान थे, सांसद में निर्दलीय जीत गए और पार्टी के टिकट मिलने के बाद हार गए। तो वह परिस्थिति हम बताए ना, परिस्थिति बनता भी करता है। कहीं लोग निर्दलीय भी निकाल लेते हैं। बहुत ऐसे बिहार में सीट है जहाँ निर्दलीय, अभी हमको लगता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव न निर्दलीय शंकर सिंह जीते हैं पूर्णिया में, पप्पू यादव जीते हैं। तो निर्दलीय का परिस्थिति अलग होता है, पत्रकार बहुत है, उनका एक अलग स्थिति मत। लेकिन अभी जो संजीव बाबू बता रहे थे, जो विकास अभी हुआ है राज्य में, तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और आने वाला समय में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। हम लोग अगला जो चुनाव आ रहा है बहुत नज़दीक है, उसमें बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ठीक बहुत है, धन्यवाद। अब हम वीआईपी पार्टी के पास चलते हैं। जगदीश जी, कैसी तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं प्रभात खबर के सभी टीम को और जो भी पार्टी के मंच पर और सभी जनता को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरी तैयारी पार्टी का पूरी बढ़िया से चल रहा है और हमारी पार्टी पूरी संघर्ष कर रही है। और हमारी पार्टी जो है बनने का मेन उद्देश्य यही है कि आज के डेट में, आज के इस युग में धरती पे लोग चांद पर घर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो गरीब वंचित शोषित का धरती पर घर नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी शोषित वंचित गरीबों को आवाज़ बन करके उठ रहे हैं और हम लोग काफ़ी गठबंधन के साथ में तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग गठबंधन को साथ में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग यहाँ जीत करके अपना सरकार बनाएंगे। ठीक है, एलजेपी के पास चलते हैं। विजय जी, आपके पास आ रहे हैं। चिराग जी कह रहे हैं कि मन मुताबिक सीट नहीं मिला तो हम लोग 243 पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सब ठीक है ना गठबंधन में? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? गठबंधन में सब कुछ ठीक है ना? आपके पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि हम पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दमखम रखते हैं। सबसे पहले आपको प्रभात खबर की चौपाल में आप सबों ने विधानसभा के आगाज से पहले बिहार विधानसभा की हवा को जानने के लिए सभी नेताओं सभागार में बैठे हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जो क्वेश्चन किया कि चिराग पासवान जी बोलते हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अभी सिर्फ महागठबंधन की अफवाहों में आप लोग को पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जो 2020 में भूल किया है उसको हम लोग पूरा करते हुए अगर आप लोग को मौका महागठबंधन को हम लोग नहीं देंगे। हम लोग सभी एनडीए घटक दल एक साथ चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और 225 चुनाव में जीतने के बाद एनडीए घटक दल की जब बिहार में सरकार बनेगी, आप सबों को पता चलेगा जो आज जुमलाबाजी हो रही है, जो महागठबंधन बार बार कुछ लोगों से कहवाने की चेष्टा कर रही है कि चिराग पासवान हो सकता है कि यह पलटी मार दें, हो सकता है कभी कभी बोलते हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मैं आज आपके सामने इस चौपाल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी एनडीए घटक दल के साथ चट्टानी एकता के साथ जो शीर्ष नेताओं के द्वारा तय की जाएगी, पूरे बिहार में हम लोग 225 सीटों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं और महागठबंधन को मौका अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जनता के बीच हम चल रहे हैं। आप लोग सवाल तैयार रखिएगा, एक एक करके आप लोगों के पास हम आएंगे। हाथ खड़ा कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? निर्भय यादव संजीव जी से पूछना चाहते हैं, जदयू के प्रत्याशी से।
जदयू के नेता से पूछना चाहते हैं कि ये अपने आप के कह रहे हैं कि हम इस नवीनगर विधानसभा के हम विधायक के प्रत्याशी हैं। ये जानते थे कि हमारे विधायक जुगेंद्र बाबू सत्ता से बेखल कर दिए गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में जनता के बीच कई बार आए हैं और किस मुद्दा लेकर आए हैं? संजीव जी, आपसे सवाल है, कितनी बार आप जनता के बीच गए हैं पिछले 5 सालों में? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि लगातार हम लोग का न औरंगाबाद में घर है न कहीं बाहर, कभी महीना में 20 दिन हम घर पर रहते हैं और लगातार जहाँ भी साथी द्वारा आवाज़ दी जाती है वहाँ पर हम अवश्य जाते हैं और प्रतिदिन नियमित आप आइए मेरे घर पर। सैकड़ों लोग 7 बजे हम जगते नहीं हैं और सैकड़ों लोग बारून नबी नगर के मेरे पास आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि आपके गांव में आपसे भेंट नहीं हुई, हमें चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आप बताएं कि कौन व्यक्ति मेरे पास आया और हम उस लायक हैं और काम हम नहीं किए। जो एमएलए मेरे रहे हैं, सिटिंग रहे हैं, उनसे सवाल आप कर सकते हैं, आए नहीं आए, क्या किए। हमको कभी अभी मौका नहीं दिए हैं। मौका अगर जनता द्वारा दिया जाता है तब आपका सवाल जायज़ होगा। ऐसे आप जब बुलाएं, अभी अष्टभुजी महोत्सव हो रहा था, वहाँ हमको कोई आमंत्रण नहीं था, महोत्सव भी हो गया, हमको कोई आपत्ति नहीं था। भाई जिसको बुलाना है, हमारी पार्टी से सुनील यादव जी गए, विधायक जी गए, सब लोग गए। उसके बाद महाआरती में हमको बुलाया कि भाई आप आइए, हम वहाँ गए और जो भी हमसे बना राज्य सरकार के माध्यम से वहाँ प्रस्ताव मंगवाए, कला संस्कृति युवा विभाग में जिला पदाधिकारी के पास में भिजवाया। पिपरा के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हम लोग को काम करना है। ये नहीं दिखते हैं कि वहाँ कौन लोग हैं, कौन बुला रहे हैं। जो भी नबी नगर की विकास के बात हो, जहाँ तक हम सक्षम हैं, चूँकि हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग सरकार में कोई पद पर नहीं है। आपके द्वारा जहां भी बुलाया जाएगा निश्चित तौर पर हम सेवा में हाजिर हैं। अभी जो हमारा पटना है, बिहार में जो पटना है राजधानी, आप देख लीजिए कि पहले जितना पीएमसीएच हो चाहे आईजीएमएस हो, कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में एक बढ़िया डॉक्टर, ना कोई मशीन, ना सुविधा रहती थी। आज आप जाइए आईजीएमएस में 500 बेड का, पहले आई का हॉस्पिटल, कैंसर का एक्सटेंशन हुआ है। आप आईजीएमएस में पीएमसीएच में जाइए, एम्स का यहाँ निर्माण हुआ, एम्स का यहाँ पर निर्माण हुआ। हाँ, और जितना भी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे राज्य में, पहले सरकार का लक्ष्य था कि कोई भी कोने से बिहार में हम लोग 5 से 6 घंटे में कोई भी लोग, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हो, किसी कार्य के लिए हो, हम लोग पटना पहुंचना है। आज किसी व्यक्ति को इमरजेंसी होता है तो बगल में हमला नारायण मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, पटना जाने में भी आपको 2.5 से 3 घंटा है। इनका सवाल जायज है कि यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, बारून नबी नगर में अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। युवा शक्ति का मांग का हम समर्थन करते हैं, इसलिए पहले यहाँ पर जो भी लोग प्रतिनिधि रहे हैं उनको अवश्य, अभी एनटीपीसी 2 है, वो 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जगह चिन्हित नहीं हुआ है। हम एनटीपीसी के अधिकारी से मांग करेंगे कि बारून क्षेत्र में ही कोई जगह पर सरकारी जमीन चुन के 200 बेड का हॉस्पिटल एनटीपीसी के सीआरएस से लगाया जाए, ऐसा हम मांग, इनकी मांग से करें। सर 20 साल से आपकी सरकार है, अभी भी लगाया जाए बोला जा रहा है। उनका सवाल था नवीन नगर में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप पटना आईजीआईएमएस भेज दे रहे हैं मरीज को। अरे अभी जो हॉस्पिटल का बात है, जितना भी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 साल पहले के आप देखिए और आज इस सरकार में देखिए,
तो आप पटना राजधानी में ही जो हमारा राज्य का मुख्य अस्पताल था PMCH और IGMS, उसमें एक कोई बढ़िया मशीन और डॉक्टर नहीं रहते थे। आज आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वहाँ रहा। हम लोग की सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है। अब किसी को दिल्ली बम्बई की जाने की जरूरत नहीं है, पटना में ही सब व्यवस्था दी जा रही है सरकार के द्वारा। जी हमारा तो एक ही प्रश्न है, मेरा प्रश्न तो एक ही है कि पटना में बहुत बढ़िया सुविधा है और पेशेंट हमारे नबीनगर और बारून के। अब आप सोच के देखिए कि नबीनगर के अंदर में रेफरल अस्पताल है, बारून के अंदर में एक अस्पताल है सरकारी, दोनों रेफरल नहीं है, रेफर अस्पताल है। कोई भी पेशेंट जाता है उसको सट से रेफर कर दिया जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि मेडिकल कॉलेज बनाने का बात होता है पथलगंगा में, ट्रोमा सेंटर भी बनाने का बात कहाँ होता है अशोक भैया? जहां GT रोड पे बढ़िया जगह मिलता है तो वो बनता है कहाँ? तो औरंगाबाद के उस पार का है। बारून GT रोड पे ना है का भैया? ये भी तो GT रोड पे है। अगर यहाँ पे अगर ट्रोमा सेंटर बन जाता, अगर मेडिकल कॉलेज वहां बन रहा था तो ट्रोमा सेंटर यहाँ दे देते। लेकिन कूलम बिल हमको जो समझ में आया है कि एक प्राइवेट कॉलेज को सुचारू ढंग से कैसे चले, ये व्यवस्था सरकार कर रही है कि जमुहार का कॉलेज बढ़िया से चले, यहाँ का पेशेंट वहां जाए, यहाँ का पेशेंट यहाँ पे इलाज नहीं कराए। ये व्यवस्था में यहाँ सरकार पूरी लगी हुई है। अब 20 साल से इन्हीं लोग की सरकार है। ठीक है, एक महिला है, उनका सवाल है, कब से कह रही थी, उनका पूछिए। मैं आदमी काम कर रहा था साल 2 साल से, मेरे आदमी के जीविका वाला लग गया, हटा दिया, ना घर है ना दूर है, बताइए हम कैसे रहे? कौन से नगर पंचायत का है? ना वीडियो सर कुछ भी नहीं सोच रहा, ना सीओ सर, बताइए मिला ना कुछ भी ना। जी राशन भी नहीं मिल रहा है, इनको कहना है राशन भी नहीं मिलता है, ना घर है इनका। ये कई बार शिकायत की लेकिन इसका निदान नहीं हो पाया। एक बार देख लीजिएगा प्लीज, आपसे एक निवेदन है। ठीक, हम कैसे आप रुके रहिए, आप जाने से पहले एक बार मिल लीजिएगा, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं एक बार। हाँ पूछिए सवाल। हेलो, आज इस चौपाल में आए हुए सभी को हार्दिक स्वागत है। माननीय विधायक अभी जो वर्तमान है RJD के डब्लू बाबू, मैं ठीक है उनसे भी पूछना चाहता हूं। पहले मेरे दोस्त एक क्वेश्चन किए थे, मैं एक मिनट में बताना चाहता हूं। मैं भी जदयू का महासचिव हूं और इनके क्षेत्र के एक युवा हूं। देखिए, जितना पैसा रहता है, पहले कोई भी कहता है कि रहने के लिए घर बनाइए, खाने के लिए बढ़िया हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो। मेरे पास जितना बजट था उतना में हम चल रहे थे। उसके पहले देख लीजिए क्या स्थिति था, सांड रहता था हॉस्पिटल में और ब्लॉक में बैठा हुआ। तो इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और जो माननीय जो बोले, इनसे पूछा जाए कि इनको भी 10 साल होने जा रहा है, कितने बार नबीनगर बारून के मेडिकल कॉलेज के क्वेश्चन उठाए, जनता के बीच बताएं। एक बार भी इन्होंने विधानसभा में नहीं उठाया है। इन्होंने दलाली के माध्यम से केवल काम कराया है। और समिति के योजना पर, एक सेकेंड, समिति के योजना पर और नाला इन्होंने अपने मद से ऐसा बनवाया है हमारे बारून प्रखंड में कि घर का पानी नाला में नहीं, नाला का पानी घर में जाने का। डब्लू जी, आप भी तो विधायक हैं यहाँ पे कई दिनों से। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट्स है और सदन के अंदर में बोला हुआ एक एक शब्द विधायकों का, मेरा ही नहीं, जितने विधायक होते हैं वो मंत्री से लेके सभी विधायकों का बोला हुआ रिकॉर्ड होता है। जो प्रश्न, जो वाक्य वहाँ बोला जाता है वो सरकारी संपत्ति होती है। आप सूचना के अधिकार में मांग के देख लीजिए कि हमने कितना बार मेडिकल कॉलेज का बात हमने सदन में उठाया है। हम लोग तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किए। और जहाँ तक बात ये कर रहे हैं नाली गली का, तो काम कुछ हम करते हैं, कुछ पंचायत करता है। डब्लू जी, आप 17 महीने में रोजगार की बात करके वोट मांगते हैं कि हमारी सरकार रही तो हमने रोजगार दिया। उसी 17 महीने में स्वास्थ्य विभाग भी तेजस्वी यादव के पास था, आपने नबीनगर को क्या दे दिया?
मैं वही तो बोल रहा हूं कि जिले के अंदर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा और कब फाइल बढ़ी है इसको भी आप लोग पता लगा लीजिए। 17 महीने के दरमियान में हमारे नेता के पास जो जो डिपार्टमेंट था, अगर उस डिपार्टमेंट में अगर हम नवीनगर का भागीदारी नहीं लिए होंगे तब मैं दोषी हूंगा। ठीक है विजय जी हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय विधायक जी इतना साफ और सुथरा जवाब दे दिए, आप सब संतुष्ट हो गए होंगे। अभी माननीय विधायक हमारे अभी भी वर्तमान में विधायक हैं, मगर पल्ला झाड़ते हुए निकल गए कि यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर और कोई विधायक पैदा हुआ है क्या? मैं यह विधायक से जानना चाहता हूँ कि आपके जस्ट बगल में हमारे यहाँ कोरोना काल से पहले 3-3, 4-4 ट्रेन रुका करती थी। आज विधायक जी कितने बार हमारे प्लेटफार्म पे जाके धरना प्रदर्शन किए कि सभी पैसेंजर अनुग्रह रोड और डेहरी ऑनसोन जाने का काम करते हैं। दूसरी बात, आज हमारे 10 किलोमीटर एरिया का सभी लोग प्रदूषण से प्रभावित हैं। मैंने धरना प्रदर्शन लोजपा के माध्यम से 2-2 बार किया। विधायक जी के कान तक जू तक नहीं रेंगा कि यह कैसे हो सकता है। जैसे मैनेज किए हो कंपनी के माध्यम से, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि या तो उनके साथ आपकी मिली भगत है, कोई लालच दिया होगा, नहीं तो आप प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किया आपने? विजय जी दूसरी बात, एक मिनट विजय जी, बिहार सरकार में भी आप साथी हैं, केंद्र सरकार में भी आप ही साथी हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं केंद्र में हूं और राज्य में हूं, विधायक मैं यहाँ का नहीं हूं। इसकी आवाज उठाने के लिए आपको जाना पड़ता है विधानसभा में। आप बैठते हैं, मैं नहीं बैठता हूं। आप क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर नहीं देने के लिए तैयार हूं। क्या आपने कितने बार हमारे पब्लिक के लिए गए? आपने कितने बार हमारे पब्लिक के धरना पसंद किया? रेल के हमारे जस्ट सटा हुआ 1/2 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर का एरिया पूरा प्रभावित है। कितने लोग हमारे क्लिंकर और जिप्सम के लोडिंग अनलोडिंग से लोग मर रहा है। मैं धरना प्रदर्शन 2-2, 3-3 बार दिया। क्या माननीय विधायक जी कान पे जुड़ेंगा? ठीक है, बात करता हूं। विधायक जी ने कहा कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल कमी है। आपने उस हॉस्पिटल के कमी के बारे में कितना बार धरना दिया? ठीक है, कितना बार आपने क्वेश्चन किया? आपसे क्वेश्चन करता हूं। डब्ल्यू जी से पूछ लेते हैं। डब्ल्यू जी से आरोप लगा रहे हैं कि प्रदर्शन किया लेकिन उसका कुछ निदान नहीं निकल पाया प्रदूषण को लेकर। अच्छा, यहाँ पे पोल्यूशन अगर हो रहा है तो सरकार है, हमको तो मालूम है कि सरकार से बड़ा कोई नहीं। सरकार के पास कहने कौन जाएगा? विजय यादव, डब्लू यादव या कहें डब्लू सिंह जाएंगे ना? विधानसभा में मैं बैठता हूं, आपने मुझे पब्लिक मौका दे, मैं इसे मौका दिखा के दिखाता हूं। सर, एक मिनट, एक चीज बताइए। आपसे कभी नहीं होगा विधायक जी, आपसे कभी नहीं होगा। आप लोग को जो काम है ना, सिर्फ माइक के सामने बोलना, पब्लिक की समस्या हल करना नहीं है। आप सब डिबेट में आजकल लोडिंग पूरे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं मेरी सरकार भी बिहार में भी है, मेरी गठबंधन की सरकार केंद्र में भी है, मगर इसकी क्वेश्चन उठाने के लिए विजय यादव को विधायक लोगों ने नहीं बनाया। मैं 2020 में खड़ा था, मगर जो बना है उस व्यक्ति को यहाँ पे धरना प्रदर्शन पब्लिक के माध्यम से देना चाहिए। ठीक है विजय बार दिया। डब्लू जी, सवाल एक सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास, पूछिए। मेरा नाम रविंदर कुमार, बारूण प्रखंड कोचाड़ पंचायत ग्राम पिपरा से बिलोंग करते हैं। मेरा कहना ये है कि डब्लू बाबू जी से मेरा ये कहना है कि उस पंचायत में एक बस्ती है पिपरा, जहाँ पे जाने के लिए सबसे अति आवश्यकता क्या चीज़ जरूरी होता है, हम ये जानना चाहते हैं। रोड का व्यवस्था है, हम लोग का गांव में जाने के लिए अभी फ़िलहाल में रास्ता सही नहीं है, रास्ता बिल्कुल जर्जर है। और इस चीज़ का प्रस्ताव भी रखे हुए थे डब्लू बाबू जी से, और ये चीज़ हम लोग का नहीं बना है। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं, पिपरा हाँ बस्ती है, पिपरा बस्ती है, वहाँ जाने की रोड की व्यवस्था बहुत खराब है सर। हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी पूरे विधानसभा का 6 पैकेज का टेंडर हुआ था। 5 पैकेज डिसाइड हो गया, 1 पैकेज केवल 5 नंबर ग्रुप अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जिसमें पिपरा, आपको पोथू, ऐसे करीब 26 रोड हैं जिसका डिसीजन होना बाकी है। 2-4-5 दिन के अंदर में डिसीजन हो जाएगा, और डिसीजन हो जाने के बाद तुरंत हमको लगता है आचार संहिता से पहले
उस पर काम हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, वो उसका टेंडर हो चुका है। बोलिएगा तो उसका लिस्ट आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। आप लोग यहाँ पे स्कूटी इंजीनियर का नंबर भी ले लीजिए और आप उनसे स्वयं बात करके उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आश्वासन दिए। एक और सवाल ले लेते हैं। एक मिनट, विधायक जी का मैं जवाब यहाँ पर देता हूँ। विधायक जी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने 26 रोडों का गिनती गिना दिया। यह बारुण है। नबीनगर का कोई क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन से पहले वह रोड बन गया होता। यह बारुण है, इसलिए यहाँ पर अभी 26 का 27 रोड हो जाएगा, अभी नहीं बनेगा। अभी 26 की बात करते हैं। विजय भाई, वो 4 पंचायत पिपरा आता है, वो 4 पंचायत में केशवपुर आता है। घर के भी रोड हम ही जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है। विजय भाई जहाँ रहते हैं वो रोडवा हम ही बनवाए हैं इस बार। ठीक है विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी जो अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पॉकेट से नहीं लगा है, वो योजना है सरकार की। आप योजना का कार्य न करेंगे तो मेरा घर विजय जी रोड बनाना ही काम आपका है। ठीक है विजय जी, अगला सवाल ले लेते हैं। एक और सबसे पहले मैं योजना वीरेंद्र बाबू का लिया गया था, वो हारने के बाद हमारे बनाए। जनता का सवाल है, बात पुजवा रहे हो, बात अलग है। अरे महाराज, जनता का सवाल सुन लीजिए पहले। सबसे पहले मैं केशव बाबू के धरती बारुण पर प्रभात खबर चौपाल में आए हुए सभी अतिथियों एवं सामान्य जनता को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है कि आप लोग 2014 से लोगों को बुर्बक बनाते और जुमलेबाजी करते आ रहे हैं। बात आती है 2 करोड़ रोजगार की, हर साल 2 करोड़ रोजगार की, सभी के खाते में 15 लाख देने के लिए। तो आप सबसे मेरा एक आम जनता यही सवाल है कि आप लोग 11 साल सबको तो बुर्बक बनाए ही हैं, आगे भी लोकतांत्रिक में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। आप लोग ये भोली भाली जनता को कितने दिनों तक ये जाल में फंसाकर जुमलेबाजी करते हुए लोगों को बुर्बक बनाते रहिएगा? कृपया एनडीए के सभी साथी बारी बारी से इस पर अपना राय दें। अशोक जी, रोजगार पे सवाल था। आप भोली भाली जनता तो पहले नहीं है और बहुत बुद्धिजीवी हैं और काबिल हैं और विद्वान साथी हैं। आपको भोली भाली नहीं कहा जा सकता है। जनता भोली भाली नहीं है। अगर आपको विकास नज़र नहीं आ रहा है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है कि 2014 के बाद भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। यह तो आपका जो यक्ष प्रश्न है इसका तो आप नहीं कर सकते हैं। भाई जी आप याद कीजिए, जीटी रोड 2 लेन था, जीटी रोड 2 लेन था, इस 6 लेन पर आप चढ़ रहे हैं। बाबू थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, सुजीत बाबू सुनियो को बता रहे हैं, ये जो 2 लेन था इस 6 लेन पर चढ़ रहे हैं। बाराती 2 दिन के बाद ब्याह होता था, इसी जीटी रोड पर हम देखे हैं कि हमारी भी गाड़ी चलती 2 दिन के बाद सारा ब्याह होने जाता था। औरंगाबाद में या पूरा बिहार में सड़क का जाल बिछ गया है। कहीं ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद पूरा देश का नक्शा बदल गया है, रूपरेखा बदल गया है। आपको कितना सुपर एक्सप्रेस वे हाईवे मिला। अशोक जी आप सोच सकते हैं। अशोक जी, रोजगार पे सवाल था। अब नहीं है तो अब तो भाई इसका तो कोई एक्शन रोकिए ना। ठीक है अशोक जी, विकास के मामला में आप इसका नहीं कर सकते। ठीक है अशोक जी, मामला में कर सकते। आवास भी देखिए, आवास में किस गांव में आवास नहीं हुआ है। आपको बिजली कई मिनट रहता था। ठीक है अशोक जी, औरंगाबाद जाते हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, ताला बिल्डिंग बनाया था हॉस्पिटल। ठीक है, अब पत्रकार महोदय से कहते कि देखे कि ना देखे, 10 ताला भवन बना है और डॉक्टर रेगुलर बैठता है। अशोक जी आपको हम बता रहे हैं कि हमारे गांव में। अरे सुन लीजिए महाराज, थोड़ा सा इधर युवा का एक सवाल है आपसे। अरे भाई अब ना दिखाई देता ना तो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मेरा सवाल है कि जो 2020 में वैकेंसी आई थी थल सेना, जल सेना, नौसेना, उसमें सब अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, तो किस कारण रद्द कर दिया गया था तहत अग्निवीर के तहत? ठीक है, और आपका जो 1.5 लाख युवाओं जैसे हम लोग का सिर्फ ज्वाइनिंग ही बाकी था आर्मी में, उस समय हम लोग कोरोना में आकर हम लोग का ज्वाइनिंग रोका गया। और बताइए कि जब चुनाव के बाद आता है तो लोग कोरोना नहीं आता है, क्यों नहीं रद्द होता है और अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग लेटर क्यों रद्द हो जाता है? ठीक है अशोक जी, आपसे भी है, संजीव जी आपसे भी है। उनका कहना था कि चुनाव तो समय पे हो जाता है, लेकिन जब फार्म भराता है तो ये परीक्षा के टाइम पे कहीं नहीं होता है। चुनाव समय पे हो जाता है। कोरोना काल में चुनाव भी हो गया, लेकिन जब अभ्यर्थियों की परीक्षा की बारी आई तो डेट को टाल दिया गया और वो टला ही रह गया।
किस 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 विषय के संदर्भ में कह रहे हैं? कौन डिपार्टमेंट का उनका परीक्षा हुआ है नहीं हुआ है, उसमें क्या डिफिकल्ट? हम लोग सर 3 साल एनसीसी के ट्रेनिंग सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जिसमें हमारा 2021 में भर्ती हुआ था कटिहार में, जिसमें हम लोग का ज्वाइनिंग रुका गया। ये बताइए, चुनाव के पहले सब लोग युवा रोजगार की बात करते हैं, हम लोग का कब न्याय मिलेगा? कोर्ट में अभी केस चल रहा है। आर्मी और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर रोका गया था। आर्मी और एयरफोर्स का सर, ये देश के फ्यूचर में हमारे देश के सैनिक है, वीर जवान होने वाले हैं। एनसीसी से कंप्लीट किए हैं, तो उसके बाद सिलेक्शन क्या हुआ? बिहार पुलिस में हुआ है, सीबीएसई से। अग्निवीर स्कीम के तहत, अग्निवीर योजना के तहत बोल रहे हैं। अग्निवीर तो आपका 3 साल का कार्यकाल है, तो उसमें तो भाई उसका अरे हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो कार्यकाल कहाँ से पूरा हो जाएगा? अगला सवाल लेते हैं, खड़े होइए। मेरा सवाल 4 साल का अग्निवीर जो भी है, 4 साल 5 साल जो भी है। अशोक बाबू, मेरा सवाल एनडीए से है कि अभी अशोक बाबू ने 6 लेन की बात की है, अब बिजली की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस धरती पर, जिस विधानसभा में आप आए हैं, उस विधानसभा में यूपीए 2 ने यहाँ जो है थर्मल पावर देने का काम किया, और जो है उस रोड की आप जब बात कर रहे हैं तो यूपीए 2 लालू यादव जी के समर्थन से केंद्र में सरकार जब बना था, तो उस समय जो है रघुवंश बाबू जो है मिनिस्टर थे, और बिहार में जो है अधिक मात्रा में पैसा देने का काम किए, और उसके बाद जो है बिहार जो है आदि चमचमाया सड़क से। आपको ख्याल होना चाहिए, आप जो है वर्तमान में बात कर रहे हैं, आपका जो है गडकरी साहब के आप क्या हाल बनाए रखे हैं साहब? कहाँ फेंक दिए हैं आप गडकरी साहब का? उनके नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं? तो गडकरी जी भी तो उसी पार्टी में है महाराज, जेडीयू से। अशोक जी सुनिए, वो ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश बाबू, तब आपको जानकारी नहीं है। ग्रामीण विकास राजमार्गों के नहीं मंत्री थे, वो गडकरी जी हैं। ग्रामीण विकास से गलत आपका क्वेश्चन। ठीक है, बैठ जाइए। अर्चना जी, आपके पास एक दूसरे पे ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जनसुराज का स्टैंड क्या है इस पे? जनसुराज का यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो विकलांग महिला हम लोग के सामने आई, जिस तरह की बात की, तो इसमें तो जग जाहिर है कि पदाधिकारी इस शासन में निरंकुश हो गए हैं। आज कहीं भी कोई भी योजना की अगर बात सरकार करती है, तो जिस तरह का करप्शन पूरे बिहार में फैला हुआ है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। और जहाँ तक रोजगार के लिए युवाओं ने अपनी बात को उठाई है, एनडीए ने युवा शक्ति को जरूर आवाज़ देकर 20 साल बिहार में केंद्र में सरकार बनाई है, लेकिन आज भी युवा बेरोजगार हैं। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारून में भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवीनगर में भी है, लेकिन अगर आप दोनों जगह व्यवस्था अगर देखते हैं, तो जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात सरकार करती है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, महागठबंधन के भी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका भी कहना है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया। जब अच्छा हो गया तो उसको खराब किसने की? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो सिर्फ रेफर होता है। एक्सीडेंटल अगर कोई भी केस अगर बारून में या नवीनगर के बीच में हो जाए, आप ये दोनों जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से आपको जो इलाज होना चाहिए, इलाज तो दूर क्या है, आपको एक फर्स्ट एड भी नहीं दिया जाता, तो ये तो दुर्भाग्य है। अर्चना जी, आप ही से सवाल है। मेरा जनसुराज से अर्चना चंद्र जी से मेरा सवाल है कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो अभी तक और वो ये भी बोलते हैं कि नीतीश को सरकार में हम ही बनाए हैं, मोदी जी को हम ही बनाए हैं, तो सिर्फ सरकार बनवाते थे वो पैसा लेकर के, ये सब रानी देते थे कि शिक्षा सही हो, स्वास्थ्य सही हो। जो आप बात कह रहे हैं कि प्रशांत जी ने नीतीश सरकार को बनाई, तो ये तो बात आप रखते हैं कि प्रशांत किशोर ने अगर किसी का हाथ थामा है तो उसकी सरकार बनाई है। प्रशांत को कहीं ना कहीं बिहार की जनता का दर्द छलका, आज प्रशांत बिहार की जनता का हाथ थामा है, और उनका कहना है कि जिस शिक्षा रोजगार से हमारा
बिहार पीछे छूट रहा है। अगर प्रशांत किसी का हाथ थामकर उसे मुख्यमंत्री बनाता है, इस बार प्रशांत ने बिहार की जनता की हाथ थामी और जिस हक और अधिकार की बिहार की जनता लड़ाई लड़ रही है, उसे अगर जन सुराज पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं तो उन्हें वो हक और अधिकार जन सुराज पार्टी जरूर देगी। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, चलिए खड़े हो जी। छोड़े ना प्रश्न जो है, हम थोड़ा सा कब तक हम जो है केवल नली गली की बात करेंगे। थोड़ा बिहार जो स्थिति में है वो भारत के जो 38 राज्य है, सॉरी 28 जो राज्य है, उस 28 राज्य में क्या हम निम्न पायदान पर ही बने रहेंगे, या हमारी चाहे बिहार के सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, केंद्र के मंत्री हो, चाहे बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बिहार के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, तो कब तक हमारी पोजीशन जो है नीचे से टॉप रहेगा? हम कब जो है 28 में हमारी पोजीशन 9 पर जाएगी, 8 पर जाएगी, 7 पर जाएगी, 6 पर जाएगी? और एक चीज़ और हम बात पूछना चाहते हैं कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया, और इस 78 साल के अवधि में बिहार भी आज़ाद हुआ, तो बिहार में जो है विश्व स्तर का हमारा विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय। जब हम गर्व से पढ़ते थे तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो हम बोलते थे कि बिहार में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो कब जो है हमारे बिहार में नालंदा जैसे विश्व स्तर का विश्वविद्यालय होगा और IIT कॉलेज होगा, विश्व स्तर का जैसे हमारे यहाँ MBBS कॉलेज होगा, विश्व स्तर का पशु और कृषि विभाग का हमारे यहाँ कॉलेज होगा। बिहार जो इनका सवाल केंद्र और राज्य सरकार से था कि यहाँ विकास की गंगा कब बहेगी। यहाँ पे जो यहाँ की जो पौराणिक इतिहास था, यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव था, वो बिहार फिर से शिक्षा का केंद्र बिंदु कब बनेगा, ये सवाल था। इसका जवाब लेंगे अशोक जी आपसे, लेकिन एक और सवाल ले लेते हैं, हमारे बीच एक बुजुर्ग साथ में। हाँ, मेरा नाम है गुलाब चंद चौधरी, यहाँ बारू के हम निवासी हैं। आज जो हम लोग के सोन दियारा में खेती है, सारा खेती पंचर भूमि जो उजाड़ करके हम लोग को बेरोजगार किया जाता है। जब हमको रोजगार आप दे नहीं सकती है सरकार, तो रोजगार छीनने का अधिकार किसने दे दिया भाई? हम सब बेरोजगार हैं, इसलिए किसान हैं, मजदूर किसान हैं, सोन दियारा लैंड में खेती बाड़ी करते हैं और उस खेती बाड़ी को ही उजाड़ करके बालू निकाल लेते हैं, जिसमें मेरा बच्चा भी डूब जाता है, रोजगार भी चला जाता है, घर मकान भी चला जाता है। तो हम किसके पास जाएं? हमको कहना है कि आप लोग से भी आग्रह है, जितने भी यहाँ चौपाल में हमारे पदाधिकारी पार्टी जो लोग आए हैं, अगर आपकी सरकार हो तो आप बिहार के अंदर सोन नदी किनारे जितने भी इस पार उस पार के किसान हैं, मलाह, मछुआ, जादव वगैरह भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, सब कोई खेती करते हैं, तो उनका हक अधिकार की बात नहीं सोचते हैं, उनका हक नहीं देते हैं, उजाड़ने का प्रयास करते हैं, उजाड़ लेते हैं। ठीक है, जगदीश जी आपके पास चलते हैं। अशोक जी जगदीश जी से ले लेते हैं जवाब। हाँ ठीक है, नहीं अधूरा नहीं, बहुत बड़ा सवाल था, नहीं आपके पास चलते हैं, अरे आएंगे आपके पास। अशोक जी पहले जगदीश जी को बोल दीजिए, कब से वेट कर रहे हैं वो। हाँ, इन्होंने कहा कि मछुआरों को काफ़ी तकलीफ होती है, VIP प्रमुख मुकेश सहनी जी अक्सर उन्हीं की बात करते हैं, तेजस्वी जी के साथ आपका गठबंधन है, सरकार आने पर क्या करेंगे आप लोग? इनकी बातों जो है 100% सत्य है। जो सोन दियारे लोग रहते हैं, बसते हैं, उन लोग का रोजी रोटी सोन नदी किनारे ही होता है। और लालू समय के सरकार में उन्होंने पूरा फ्री किया था, लेकिन आज इंडिया सरकार जब से आई है तब से सोन दियारे के जो भी लोग हैं उसमें ऐसे बालू माफिया लोग का एक संवैधानिक ढंग से उसको अलाउड करा करके जो वहाँ के लोग किसान हैं उनकी ही ज़मीन से बालू उठाने का काम करते हैं, जबकि ऐसे बहुत जगह ज़मीन है, बहुत जगह बालू है जो कि उनको किसान बच सकते हैं, वहाँ नहीं जा करके जो हमारे मछुआ समाज का जो यहाँ हमारा बालू का इन लोग उठाव करते हैं वो गलत है। जहाँ फ्री है आप वहाँ उठाने का काम करते हैं। धन्यवाद। ठीक है जगदीश जी, एक और सवाल। मेरा सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से है। अब आप लोग से हम यही सवाल पूछेंगे
हम बिहार लेवल का आप लोग से सवाल नहीं पूछेंगे, काहे कि आप लोग वहाँ तक का सवाल सोल्व नहीं कर पाइएगा। आप लोग गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। सवाल हम यहाँ विधानसभा लेवल का आप लोग से करेंगे। हमारे गार्जियन यहाँ पर बैठे थे, अभी सवाल उठाएं गुलाबचंद चौधरी जी। बालू खनन नीति के नाम पर सोन में जितने भी गरीब मजदूर खेती करते हैं, अब कृषि जो एक्ट है, जहाँ खेती होता है वहाँ उसको उजाड़ा नहीं जाता है, लेकिन बालू खनन के नाम पर यहाँ कम से कम हजारों किसान को घर से बेघर कर दिया गया। ये सत्ता पक्ष से सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, हम भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे, हम घूसखोरी पर बात नहीं करेंगे। बारून का जो मुख्य मुद्दा है, मुद्दा ये है कि यहाँ लोग धूल गर्दा से जो जहरीली राख एनटीपीसी से निकल रही है, उससे लोग परेशान हैं। आप लोग सारा बात जानते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन मिलकर ये राह को अवैध धंधे से पार करवा रही है। ये आपका क्षेत्र अधिकार का चीज है, इसलिए सवाल आप लोगों से पूछे हैं। संजीव जी, धूल से जो परेशानी होती है यहाँ जनता को, ये हम चौक चौराहों पर जा रहे थे, वहाँ भी लोग यही सवाल कर रहे थे कि अपने नेता से आप पूछिएगा जरूर। धूल से जो धूल जो उड़ती है ना, उससे परेशानी होती है लोगों को, उसकी निजात के लिए आपने क्या किया? जो पॉल्यूशन का समस्या है, विजय जी अभी बता रहे थे कि हमने उसको आंदोलन करके, जाम करके, मैनेज करके करवाया। तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। आपने कहा कि 6 में 6 महागठबंधन है, दोनों सत्ता पक्ष भी महागठबंधन है, तो विपक्ष का काम ही है जो भी समस्या है उसका निदान कराना, और उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, अगर संज्ञान में लाते, जैसे कोई सड़क बनना, चाहे कोई पक्ष का विधायक हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, अनुशंसा किया जाता है। पुल पुलिया है, सब जगह क्रेडिट लेने की होड़ इसलिए लगी रहती है कि कोई भी राज्य सरकार की सड़क बनती है तो किसी पार्टी का एमएलए उसी को शिलान्यास करने का, उद्घाटन करने का अधिकार है। तो आप अपने क्षेत्र में एक साधारण पॉल्यूशन जैसे समस्या, बड़े बड़े समस्या का समाधान आप कर दे रहे हैं, और छोटा सा पॉल्यूशन और बालू उत्खनन में जो किसान मजदूर भाई, चाहे जो भी हमारे सहनी समाज और जो भी किसान मजदूर का परेशानी हो रही है, उसके लिए अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से सवाल करिए कि भाई आपके संज्ञान में ही है कि नहीं, अगर है तो इसका निदान के लिए आप क्या किए, आप जनता को बताएं। ठीक है, एक और सवाल। माइक मत छुनिए, माइक नहीं, 1 मिनट। इनका जवाब हमको दे देने दीजिए। एक सवाल हो जाने दीजिए, नहीं पहले सवाल पूछिए। मैं एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से कुछ सवाल कर रहा हूँ। ये देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बारीकी से उसको आम पब्लिक के बीच में परोसती है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहता हूँ, सारे धर्मों का समान दर्जा मिला है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के पास बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी है, और एसआईआर का जो मुद्दा अभी आया बिहार में, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि यह रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं और बांग्लादेश से बंगाल होते हुए कुछ किशनगंज के रास्ते में बिहार में काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। मैं इसका खंडन करता हूं, सबसे पहले कि आए हैं तो कैसे आए और अभी तक कार्रवाई क्या हुई, और आप इसको बुलाकर क्या राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि इसको राजनीतिक तमाशा बनाना चाहते हैं? बीजेपी से सवाल है अशोक जी, यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे आपके पास सिक्योरिटी है, होम मिनिस्ट्री है, पैरामिलिट्री है, पूरा सुरक्षा आपके साथ में है। कि सवाल बहुत बड़ा हमारे देश का अस्मिता का सवाल है, यह कैसे हुआ और अभी आप तक क्या कार्रवाई की है? अशोक जी, एसआईआर का मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का केंद्र है, खासकर बिहार में। उस विषय पर आ रहे हैं, बिंदु पर आ रहे हैं। एसआईआर का जो है विशेष सर्वेक्षण जो हो रहा है मतदाता का, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता से पूछ लें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग से पूछ रहे हैं। आ रहे। अच्छा, होना चाहिए। आपके घर में, हमारे घर में 10 दिन बाहर के कोई आके और 10 दिन रह जाएगा
तो आप बोलिएगा कि ना बोलिएगा, लेकिन घर का परिवार आपको जरूर बोलेगा। सुन लीजिए बात, बोलिएगा कि देश चारागाह नहीं है कि अन्य देश से, भूटान से रोहिंग्या और फल्ला जगह से रोहिंग्या आकर और बांग्लादेश से रोहिंग्या आ गया और आता कैसे है, आके यहाँ पर बसा है। आज बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए या पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए। बांग्लादेश से इतने वहाँ पर आ गए शरणार्थी कि आप वहाँ पर अभी एकदम नगण्य है। ऐसे ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है, मालदा है और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कि आपका स्थिति बहुत बढ़िया सुंदर नहीं है। अगर यहाँ पर सर्वे हो रहा है और जो लोग गलत तरह से अप्रवासी यहाँ के बस रहे हैं उनको अगर मतदाता सूची से नाम कट रहा है तो उनको कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, इस बात का समर्थन होना चाहिए। ये मुद्दा राष्ट्र के अस्मिता का है, ये मुद्दा भाजपा का नहीं है, ये भाजपा नहीं, एक मिनट भैया, आएंगे आपके पास आएंगे। सब राज्य में हो रहा है, सब राज्य में हो रहा है, डब्लू जी, सब राज्य में हो रहा है, डब्लू जी, सब राज्य में हो रहा है। डब्लू जी, अभी SIR पे अशोक भैया बोल रहे थे, हमको एक ही चीज हमको समझ में नहीं आया। SIR होना चाहिए, इसके विरोध में हम लोग भी नहीं है, ना मेरा दल है। SIR होना चाहिए, इसके टाइमिंग का हम लोग विरोध करते हैं। आपको SIR करना था तो लोकसभा के बाद तुरंत चालू कर देते। ये आप 1.5-2 महीने के अंदर में सब जनता को परेशान कर रहे हैं। और दूसरा जो आप अभी हिंदुस्तान के अस्मिता की बात कर रहे थे कि रोहिंग्या घुस गया, बांग्लादेशी घुस गया, नेपाली घुस गया, भाई हम मान लिए कि घुस गया, हम कहाँ करेंगे नहीं घुसा है। तो ये घुसा तो ये फेलियोरिटी हम लोगों का है कि आपका है भैया? अरे भाई 55 साल तो आप ही रहते हैं, 20 साल से माननीय 55 साल आपका राजपाट था। आज हम मान लिए, हम तो 10 अच्छा साल भैया भैया 10 साल से, तो 10 साल से होम मिनिस्टर आपके हैं ना कि हमर है। वो लोग घुसा कैसे? अगर घुसा तो होम मिनिस्ट्री आपके पास, पैरामिलिट्री आपके पास, BSF आपके पास, सबके रहते भर में घुस गया। और सबसे तो मजेदार ये है कि वो घुसा बांग्लादेश से, वो बंगाल घुसा, फिर बिहार आया, फिर उत्तर प्रदेश गया, फिर दिल्ली गया, हरियाणा गया, तब श्रीनगर गया। भैया जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में ये रोहिंग्या पहुंच कैसे जाता हमको समझे में नहीं आता है। माननीय का जवाब हम दे रहे हैं। और जो एरिया है अभी तक हमको जो इलेक्शन कमीशन का जो हम डाटा देखे हैं, अभी तक मैंने कल तक मात्र दो नागरिक अभी तक बिहार में मिले हैं जो बाहर के हैं, वो भी दोनों नेपाल के, कोई बांग्लादेश का नहीं। तो भैया मेरे हम कह रहे हैं कि माननीय से कहना है कि गए हैं किशनगंज अररिया के रास्ता से विधाननगर गए, दार्जिलिंग गए हैं, तो इतना बड़ा हजारों किलोमीटर आपका सीमा सुरक्षा है, आपका सीमा है, तो हर जगह भी बाढ़ नहीं लगा है, हर जगह बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है, आपका अभी पाकिस्तान के एरिया में हो गया है। सब जगह धीरे धीरे कार्य चल रहा है, आप सुरक्षित हो जाइएगा। सब जगह जब बाढ़ लग जाएगा, सब जगह जब घेराबंदी हो जाएगा, अशोक जी तब आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अशोक जी, एक और सवाल ले लेते हैं। सर आप बार बार कह रहे थे कि हम विधायक होते तो हम विधानसभा में जाके पूछते, तो चिराग जी से क्यों नहीं पूछे? चिराग जी के पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कितना इंडस्ट्री सेटअप किए हैं बिहार में, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके पास तो पावर है। अभी बिहार में आप कितने दिन से हैं? बिहार में कितने दिन? बिहार में कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम बचपन से हैं। बचपन से हैं, तो अभी मेरा कार्यक्रम बोधगया में चल रहा था। हाँ? आपने देखा कि सत्ता में रहते हुए हाँ। जो कार्य हमारे यहाँ अपहरण हत्याएं हो रही थी, जो हमारे सरकार पर भी हमारे जो बिहार सुन लीजिए, आप बोलते हैं कि आप कहाँ थे, मेरी केंद्र में हमारे मंत्री भी हैं, सुन लीजिए, आप इसका मतलब उनकी डिबेट को नहीं सुनते हैं। नहीं बोलिए। चिराग पासवान जी सत्ता में रहते हुए गलत चीज को विरोध किया, अगर आप नहीं सुनते हैं तो दोबारा उनकी डिबेट को सुनने का प्रयास कीजिए। नहीं, इनका सवाल था कि चिराग पासवान खाद्य मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री, बिहार में कितना इंडस्ट्री लेकर आ गए? मैं वही तो कह रहा हूं, इस बात पर उन्होंने 10 बार क्वेश्चन किया है, सरकार से क्वेश्चन किया है। सर मंत्री हैं, सवाल वो करेंगे तो फिर कैसे होगा? उन्होंने दिलाने का काम कर, व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं सर
नहीं, केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं हो गया भैया। एक सवाल मेरा सभी लोगों से है। हमसे जनता ने पूछा कि एक बार नेताजी लोग से पूछिएगा, सोन नहर जंक्शन जो है वहाँ पर कोरोना काल के बाद कुछ ट्रेनों का ठहराव रोक दिया गया था, अब उनको ट्रेन पकड़ने के लिए डिहरी जाना पड़ता है। इसको लेकर क्या पहल किया गया है सभी पार्टियों की तरफ से? एक एक करके ले लेते हैं। अच्छा, मैं बहस तो नहीं करूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि अगर आपसे प्रयास से 5 साल के आप विधायक रह चुके हैं, आपके सत्ताधारी आप ही के महागठबंधन के यहाँ पर एमपी भी हैं, क्या इसके लिए और कुछ राज्यपाल प्रधानमंत्री जब हो जाएंगे तब इसके लिए क्वेश्चन उठाएंगे कि हमारे यहाँ कोरोना काल में 6 ट्रेनें रुका करती थी, जो आज पैसेंजर भी हम लोग को पकड़ना पड़ता है, कोई देहरादून पकड़ना पड़ता है, इंटरसिटी पकड़ना पड़ता है, पलामू पकड़ना होता है, तो या तो डेहरी का हम लोग शरण लेते हैं या रोड को लेते हैं। विजय जी, वो 24 में जीते थे, 24 के पहले तो आप ही के पार्टी सदस्य थे। 24 के बाद हमारे यहाँ सरकार जो थी, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आपने देखा होगा वहाँ पे विधायक जी 5 साल में कितने बार धरना प्रदर्शन दिए कि ट्रेन की ठहराव नहीं हो रही। एक बार कार्यक्रम जो हुआ उसमें भी हम लोग दोबारा क्वेश्चन किया था कि हम लोग यहाँ से लेकर के विधानसभा तक घेराव करेंगे। ठीक है, विधायक जी के पास चलते हैं। डब्लू जी, ट्रेन के ठहराव के लिए कितना पहल किया गया बतौर विधायक? जब जहां जहां हमको बुलाया गया मैं वहां गया हूं। एक तो मैं स्पष्ट तौर से मैं बता दूं कि रेलवे बिहार सरकार के अधीन नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और अभी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सलैया हो, अंकोड़ा हो, वहाँ पे अभी होड़ लगा हुआ है कि हम ट्रेन रोकवा देली तो हम ट्रेन रोकवा देली, कल से ट्रेन रुकना है। भाई हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि हम रोकवा देली, भाई ट्रेन रुके, हम इस पक्ष में। हम बात कर रहे हैं विधायक जी सोन नगर, आप बात कर रहे हैं कोढ़ा और सलैया का। उसी सोन पे नगर आ पे रहे एक आध लाइन बोलिए। उसी पे आ रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट में नहीं है, हम लोग बिहार में विपक्ष में। हम लोग इसको सदन से लेकर सड़क तक उठा सकते हैं। जब जहां भी धरना प्रदर्शन की बात उठी है, हम आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं कि हमने हरदम सोन नगर की बात को रखने का काम किया है। और इतना जरूर हम बोलते हैं कि ये बिहार का मुद्दा नहीं है, ये सेंट्रल का मामला है। आज चुनाव है तो आज सब ट्रेन रुकने की बारी आ गई, आज सब कोई ट्रेन रुक रहा है। आप आश्वस्त रहिए कि आचार संहिता लगे से पहले बारूनों में रुकने लगेगा, कहा कि सरकार को भी यहाँ चुनाव लड़ना है। विधायक जी को बात को ध्यान से आप लोग सुन रहे होंगे, इनकी मामला है कि बिहार सरकार की मामला नहीं है, केंद्र सरकार की मामला है। तो अंकोढ़ा में आपकी सरकार है, मतलब केंद्र में सरकार आपकी है। नहीं भाई, हम कहाँ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, जब हम ही कह रहे हैं। नहीं, आप तो विधायक जी बोले कि मैंने रुकवाया और मैंने रुकवाया और कोई और इसका ये ले रहा है, तो आप जब रुकवाया तो जब वहां रुकवा सकते थे, यहाँ क्यों नहीं रुकवाया? विजय भाई, हम यही कह रहे हैं कि बंद कौन करवाया? जो चालू करने का क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कोरोना में चुनाव हो गया लेकिन सब ट्रेन बंद कर दिया गया, क्या है सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा था ट्रेन में से। ठीक है डब्लू जी, आदमी से नहीं फैल रहा था। डब्लू जी, थोड़ा सा समय की बाध्यता है हमारे लिए, इसलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। जब हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखते हैं 10 सेकंड का। तो सभी से आग्रह है कि सब लोग अपने सीट पे खड़े हो जाएं, जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसको आप लोग वैसे वैसे दोहराइएगा मेरे आगे से। खड़े हो जाइए सभी लोग, अपना दायां हाथ आगे करेंगे आप सब। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। आज के चुनावी चौपाल में बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा में पहुंचेंगे और जनता के सवालों का हिसाब लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ। आयुष राज द्विवेदी, नवीनगर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।